वेलकम बैक टू को ऑफ नॉलेज गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग सेल के कंपोनेंट्स या सेल के ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि सेल के अंदर जो है हमें कौन कौन सी डिफरेंट चीज़ें मिलती है और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन से, या जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो जैसा कि रॉबर्ट हुक ने हमें बोला था कि जो हमारी सेल्स होती है ना, वो क्या होती है, वो रूम लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, तो जिस तरीके से हर रूम की अपनी अपनी वॉल्स होती है, आपके रूम की भी अपनी वॉल्स होंगी, दीवारें होंगी, उसी तरीके से हमारे पास जो सेल होती है उसकी भी अपनी दीवार होती है, और उस दीवार को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसकी जो फिगर है वो आप लोगों को इस वाले जो है पिक्चर में दिखाई गई है। सेल मेम्ब्रेन की जो फिगर होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो 2 लेयर्स की बनी हुई होती है। ठीक, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइलेयर। लेकिन ये बाइलेयर किन चीज़ों की बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है 2 मॉलिक्यूल्स की, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक को लिपिड्स और दूसरे को प्रोटीन्स की। ठीक है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है ये 2 लेयर्स। ठीक, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, जिस तरीके से हमारी अपनी रूम की वॉल्स भी जो है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, बाहर की सड़क को या गार्डन को हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या करती है, अलग करती है, उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी जो होती है हमारी, वो सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को उसके इंटरनल एनवायरनमेंट से अलग करती है। जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग किससे देख सकते हैं, वो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये वाली जो पिक्चर आप लोगों को दिखाई गई है ये भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर है। ठीक है, उससे हमें दिखता है कि हमारे जो सेल की मेम्ब्रेन है उसका कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये बाइलेयर की बनी होती है। बाइलेयर का मतलब 2 लेयर्स की बनी हुई होती है। ठीक है, और किन मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन के पास हमारे पास क्या होती है, कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ खूबियाँ होती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की सबसे पहली खूबी ये होती है कि ये फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेल का साइज जो है अगर वो इंक्रीज़ होगा ना, तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, उसका भी जो हमारे पास लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, वो बड़ी बड़ी होती जाती है। ठीक, उसी तरीके से हमारे पास इसका दूसरा एक जो है प्लस पॉइंट ये होता है कि ये सेमी परमिएबल होती है। व्हाट डज दैट मीन नाउ, सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास कोई इवेंट होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई म्यूज़िक इवेंट होगा। ठीक है, तो उसमें जो है म्यूज़िक इवेंट की बात ले लेंगे हम लोग। यहाँ हम लोग अगर किसी पार्क में भी जाते हैं, ठीक, तो हमें क्या करनी पड़ती है, हमें पहले टिकट्स लेनी पड़ती है टिकट काउंटर से, और वहाँ पे जो है पार्क के दरवाजे के पास, पार्क के जो गेट के पास है वहाँ पे कुछ गार्ड्स लगे हुए होते हैं, और वो क्या बोलते हैं हमें, वो बोलते हैं कि हमें टिकट्स दिखाओ तब हम आपको अंदर भेजेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास टिकट्स नहीं होती है तो वो हमें अंदर आने नहीं देते हैं, हमें अलाउ नहीं करते हैं। ठीक, उसी तरीके से हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो उसी तरीके से गार्ड्स का काम करती है। ठीक है, क्या करती है, गार्ड्स का काम करती है। मतलब अगर हमारे पास सेल के बाहर से कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल को ज़रूरत होगा कि वो अंदर आए और उसका अंदर कुछ काम होगा सेल के अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसको अलाउ करती है। ठीक है, अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो सेल को ज़रूरत नहीं होते हैं, ठीक है, उनको सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करती है। ठीक, उसी का मतलब होता है सेमी परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अपने आर पार किसी चीज़ को आने जाने देती है। ठीक है, सेमी का मतलब होता है आधी चीज़ों को आने देगी, आधी चीज़ों को आने नहीं देगी। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास फ्लेक्सिबल भी होती है और वो क्या होती है, सेमी परमिएबल भी होती है। तो आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई होप सो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो चीज़ आती है दैट इज सेल वॉल। अब सेल वॉल की सबसे पहली खासियत जो है वो यही है कि ये प्लांट्स में खाली पाई जाती है। ठीक है, ओनली इन प्लांट्स, फंगाई और कुछ बैक्टीरिया में। ठीक है, सम बैक्टीरिया। एनिमल्स में ये जो है सेल वॉल ये नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये एक एडिशनल कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में पाई जाती है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो फंगाई हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर एक सेल में प्रेजेंट होती है। लेकिन सेल वॉल जो है ये क्या होती है, एक एडिशनल लेयर होती है हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ठीक है, ये खाली हमारी प्लांट्स में पाई जाती है, फंगाई में और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है ये फ्लेक्सिबल नहीं होती है। जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल थी ना,
सेल वॉल जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, लेकिन ये जो है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू व्हाट, एज़ कम्पेयर टू हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उससे ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ किस में होती है, सेल वॉल में होती है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। हमारी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, वो और एक हमारे पास एक मॉलिक्यूल है सेलुलोज, जिसको हम लोग बोलते हैं, सेलुलोज की बनी हुई होती है हमारी सेल वॉल। ठीक है, जो इसको क्या प्रोवाइड करता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है ये सेल वॉल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। रिजिडिटी का मतलब होता है मजबूती, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक, आप लोगों ने देखा होगा जो प्लांट्स की जो बाग होती है, आप इस तरीके से अपने दिमाग में जो है फिट कर लो कि जो प्लांट्स होते हैं ना, बड़े बड़े जो ट्रीज़ होती है उनकी जो बाग्स होती है वो हार्ड होती है ना, तो कुछ उनकी सेल्स में ऐसी चीज़ होती है कि वो हार्ड बना देती है उनके आउटर सरफेस को। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक, जो सेल वॉल होती है वो कम्प्लीटली परमिएबल होती है। ठीक है, सेल वॉल की और एक चीज़ हमारे पास ये होती है कि ये कम्प्लीटली परमिएबल होती है। ठीक, मतलब इस तरीके से नहीं होता है जैसे कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में होता था कि कुछ चीज़ों को अंदर जाने देगी और कुछ चीज़ों को अंदर नहीं जाने देगी। ठीक है, सेल वॉल जो है वो हमारी सारी चीज़ों को अंदर जाने देती है। ठीक है, कम्प्लीटली क्या होती है, परमिएबल। इसका काम खाली स्ट्रेंथ देना होता है, इसका काम ये देखना नहीं होता कि मुझे सेल के अंदर कौन सी चीज़ को छोड़ना और किसको जो है नहीं छोड़ना। ठीक है, तो सेल वॉल की हमारे पास 3 चीज़ें होती है। सबसे पहले ये खाली प्लांट्स में पाई जाती है, कुछ फंगाई में और कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। दूसरी चीज़ हमारे पास ये होती है कि ये किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सेल को, और चौथी चीज़ हमारे पास क्या होती है कि ये कम्प्लीटली परमिएबल होती है। ठीक, तो हम लोगों ने अब सेल की वॉल्स देख ली, अब हम लोग क्या देखेंगे, सेल के अंदर के कंपोनेंट्स देखेंगे जिनको हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। जैसे कि हमारा रूम होता है, तो हम लोगों ने जो है सेल को कंपेयर किया है रूम के साथ। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारा रूम होता है और हमारे रूम में भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो है अलमीरा होती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास जो है मिरर होता है, या फिर हमारे पास डेस्क होता है, या बेड होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो हमारे रूम में होती हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होती है। ठीक है, उसी तरीके से हमारी जो सेल होती है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस से, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है हमारी सेल का। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो होता है ना, वो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसका क्या मतलब होता है कि न्यूक्लियस जो है वो हमारे पास सेल की सारी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेल ने जितनी भी फंक्शंस करनी होती है वो सारी फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है, हमारा न्यूक्लियस। जिस तरीके से हमारी बॉडी में हमारा जो सारी जो फंक्शंस है वो कौन कंट्रोल करता है, बेसिकली वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे ब्रेन पे। हमारा दिमाग जब सिग्नल देता है कि कोई चीज़ होनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी हॉट यूटेंसिल को टच करोगे, ठीक है, किसी गर्म बर्तन को टच करोगे, तो आप जो है बहुत जल्दी से सडनली अपना हाथ जो है वहाँ से हटा लेते हो। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ये जी गर्म है और मुझे लग गई, तो मुझे साइड में हटाना है हाथ। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारी सेल है उसके जो सारे फंक्शंस है उनके जो है सुपरविजन कौन करता है, न्यूक्लियस करता है हमारी। ठीक है, तो जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ना, वो किसका बना, वो सबसे पहले जो उसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो 2 लेयर्स की होती है। ठीक है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है ये भी क्या होती है, 2 लेयर्स की होती है, बाई लेयर होती है। ठीक है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, इसमें जो है जो इसकी मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर्स किस लिए होते हैं, हमारे न्यूक्लियस के अंदर कुछ चीज़ें होती है जिनको कभी जो है बाहर जो है सेल साइटोप्लाज्म में जाना होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो कभी क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में कोई चीज़ जो है न्यूक्लियस से जानी होती है, या साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ न्यूक्लियस में आनी होती है, तो वो किसके थ्रू आती है, इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू आती है। ठीक, तो उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हमारे न्यूक्लियस में जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, डंडियाँ जैसी, ठीक है, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो आपको दिख रहे हैं क्रोमोसोम्स जिनको हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये जो हमें रॉड शेप्ड है ना, ये हमें खाली तब नजर आती है जब हमारी सेल जो है दैट इज़ अबाउट टू डिवाइड। ठीक है, सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड
मतलब वो डिवाइड करने वाली होती है, ठीक है, एक सेल के 2 सेल्स बनने वाली होती है, उस टाइम पे आपको जो है क्रोमोसोम्स नज़र आएंगे, ठीक। अगर सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तो ये क्रोमोसोम्स किसके फॉर्म में होते हैं, ये क्रोमोसोम्स जो है ये थ्रेड के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, धागे जैसे होते हैं और एंटेंगल्ड होते हैं, मतलब एक जगह पे ऐसे जो है गुच्छा जैसा बना के होता है धागों का, ठीक। जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है, और जब सेल डिवाइड करने वाली होती है तब ये किस फॉर्म में आ जाते हैं, रॉड शेप की फॉर्म में आ जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो किसके बने हुए होते हैं, जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर्स, ये बने होते हैं हमारे एक मॉलिक्यूल के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में, ठीक। क्यों, क्योंकि ये जो है इनहेरिटेंस में काम करता है, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल जो है हम लोग जो होते हैं हम अपने पेरेंट्स के जैसे रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग अपने पेरेंट्स के जैसे रिजेंबल जिस वजह से करते हैं ना, वो होता है ये डीएनए, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमारे पास एक मैंगो प्लांट है ना, तो अगर हम लोग मैंगो का सीड जो है किसी और जगह पे उगाएंगे, ठीक, तो उसमें से मैंगो प्लांट ही उगेगा, ठीक है, बनाना तो नहीं, बनाना का प्लांट तो नहीं उगेगा ना। तो वो जो है कौन सी चीज़ ये डिटरमाइन करती है कि अच्छा ये जो है मैंगो का सीड है तो इससे तो मैंगो प्लांट ही उगेगा, वो कौन सी चीज़ डिटरमाइन करती है, वो यही डीएनए जो है डिटरमाइन करता है। इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मॉलिक्यूल ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाया जाता है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन, ठीक। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए को हम लोग जीन बोलते हैं। मतलब डीएनए जो है ना वो भी कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बना होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो है वो जिन छोटे सबस्टेंसेस, जिन छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं उनको हम लोग सेल्स बोलते हैं। उसी तरीके से जो सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए के बने होते हैं। तो डीएनए जो है ना वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग उसका फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, और उसको हम लोग जीन बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास डीएनए जो है ये खाली इनहेरिटेंस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इसकी वजह से जो है सेल के बाकी सारे फंक्शन जो है वो भी कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा जो न्यूक्लियस है उसको हम लोग कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल बोलते हैं। वो डीएनए के थ्रू ही जो हमारे पास सेल की जितनी भी फंक्शन है उनको क्या करता है, उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल ने कोई चीज़ बनानी होगी, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी होगी, तो सिग्नल जो है वो उसको डीएनए ही देगा कि तुम्हें ये वाली सेल है तो इसको ये चीज़ बनानी है, ठीक है। या सेल को कोई और फंक्शन परफॉर्म करनी होगी तो डीएनए जो है वो सिग्नल देगा कि अच्छा ये वाली चीज़, ये वाली जो है ये फंक्शंस करनी है, ठीक। तो सेल वही वाली फंक्शंस करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो है हमारे पास उसके बारे में हम लोग ने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी वो क्या थी। सबसे पहले हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, जो 2 लेयर्स का होता है, 2 लेयर्स का बना हुआ होता है, उसमें जो है न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस के अंदर जो है हमारे पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये स्ट्रक्चर्स, क्यों, क्योंकि ये जो है एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल के बने होते हैं, जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, जो कंट्रोल करता है सेल की फंक्शनिंग को भी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये रिप्रोडक्शन में प्ले करता है, जब हमारी एक सेल को जो है 2 सेल्स बनानी होती है, ठीक है, उसमें करता है। ये इनहेरिटेंस कराता है फीचर्स की, ठीक है। जिस तरीके से बेबीज़ जो है वो अपने पेरेंट जैसे दिखते हैं वो इसकी वजह से होता है, डीएनए मॉलिक्यूल की वजह से होता है, ठीक है। और डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट है वो जीन है, जैसे कि हम लोग इस वाली पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास सेल थी, ठीक है, सेल में हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस था, ठीक। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या था, क्रोमोसोम, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमोसोम था वो किसका बना हुआ था, डीएनए का। आप देख सकते हो ये दागे। रॉड लाइक स्ट्रक्चर आपको खाली तब कब दिखेगा जब हमारी सेल जो है वो डिवाइड करने वाली होगी, मतलब एक सेल से हमारे 2 सेल्स बनने वाले होंगे, ठीक है, खाली तब आपको ये रॉड शेप दिखेगा, वरना ये आपको इस तरीके से दागे जैसा दिखेगा, ठीक है, एक ऐसे एंटेंगल्ड मास जैसा, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रोमैटिन हम बोलते हैं एंटेंगल्ड मास जो हमें डीएनए का मिलता है ना, जब सेल डिवाइड नहीं करने वाली होती है, जब वो नॉर्मल स्टेज में होती है, जब उसको डिवाइड नहीं करना होता, उस टाइम पे हमें क्रोमोसोम शेप में डीएनए नहीं मिलेगा, उस टाइम हमें किस शेप में मिलेगा, एंटेंगल्ड मास में ऐसे दागे जो है ना उनका एक गुच्छा जैसा बना के, जिसको हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। तो डीएनए जो है क्रोमोसोम जो है वो डीएनए का बना होगा। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे पास फंक्शनल यूनिट होता है ना डीएनए का, वो होता है जीन, ठीक है। फंक्शनल यूनिट डीएनए का क्या होता है, जीन। मतलब डीएनए जो है वो जीन्स, बहुत सारे जीन्स मिला मिला के हमारा डीएनए बनता है, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है, अब न्यूक्लियस के बेसिस पे जो है ना हम लोग सेल्स को डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, ठीक है, न्यूक्लियस के बेसिस पे, ठीक। हम करते हैं सेल को डिवाइड दो टाइप्स में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बेसिस पे, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, ठीक। देखो अभी तक हम जिस सेल के बारे में पढ़ रहे थे ना वो यूकैरियोटिक सेल थी। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है हमारे पास न्यूक्लियस जो होगा ना वो प्रॉपरली डिफाइंड होगा, ठीक है, मतलब उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना वो अच्छे से बनी हुई होगी, ठीक है, वो न्यूक्लियस को अलग कर रही होगी साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, ठीक है। जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना इनको हम लोग प्रिमिटिव सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है। मतलब सबसे पहले अर्थ पे जो है ना ये प्रोकैरियोटिक सेल्स ही आई होंगी, ठीक। इनमें स्पेशल बात क्या थी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है ना उसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो अलग नहीं होता है साइटोप्लाज्म से, ठीक है। इनमें एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है। अनडिफाइंड का मतलब होगा कि इनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना वो प्रेजेंट नहीं होगी, कोई डिफाइन करके नहीं होगा कि अच्छा जी ये वाला एरिया जो है ना ये न्यूक्लियस है खाली, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, जैसे कि आप इस वाली डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। इसमें जो है ना डीएनए या जिनका फिर क्रोमोसोम बनता है, ठीक है, जो ये डीएनए सीधे किस में है, साइटोप्लाज्म में। आपको कोई मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, नहीं है, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होती है जिनके जो न्यूक्लियस होता है वो अनडिफाइंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। और यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनको हम लोग ट्रू सेल्स भी बोलते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना वो हम अभी भी देख सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो हमारे प्रोकैरियोट्स ही होते हैं, ठीक है। उनमें कोई हमारे पास न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियोइड होता है हमारे पास, अनडिफाइंड पॉली डिफाइंड हमारे पास न्यूक्लियर रीजन होता है। और जो हमारे पास क्रोमैटिन मटीरियल जो होता है ना वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में ऐसी स्कैटर्ड होता है, ठीक है, उसकी कोई अलग से एक डिमार्केशन नहीं होती है, ठीक। तो इस वाली वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, हम लोगों ने सेल के कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन जिसको हम लोग बोलते हैं, सेल वॉल के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। हम लोगों ने जो है न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा और उसके बेसिस पे हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग साइटोप्लाज्म और जो बाकी सारे जितनी भी ऑर्गेनेलीज हमारे बचते हैं, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो, उनके बारे में पढ़ेंगे।